हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहतास दिया और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। और आज हम इस क्लास के अंदर कक्षा 8 के सामाजिक अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पेपर की हम आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से सामाजिक का जो पेपर रहा अर्धवार्षिक परीक्षा का और इसके किस प्रकार से उत्तर रहे उनके बारे में इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि आज का जो पेपर रहा उसका पहला प्रश्न किस प्रकार से आया था और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और आपने किस प्रकार से उत्तर दिए हैं। तो साथ साथ में आप इसको जांच कर लें कि अपना जो उत्तर दिया है हमने कॉपी के अंदर लिखा है और किस प्रकार से लिखा है, क्या हमारा सही है या गलत है, हमने क्या गलती की है, तो वो भी साथ साथ में देखते रहें। तो शुरू करते हैं कि पहला जो प्रश्न था कि वो प्रश्न क्या था कि कृषि किस प्रकार की क्रिया है। ए के अंदर था प्राथमिक क्रिया, ब के अंदर द्वितीय क्रिया, स के अंदर तृतीय क्रिया और द के अंदर था इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्रिया। क्या होगा? प्राथमिक क्रिया क्या है? कृषि से संबंधित है या कृषि प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। दूसरा जो प्रश्न आया था, हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली अवध का था, ब के अंदर बंगाल, स के अंदर दिल्ली और द के अंदर मैसूर। तो इनका सही उत्तर क्या होगा? हैदर अली मैसूर का शासक था। ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न था कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ए के अंदर बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी को क्या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? नहीं कहा जाता। ब के अंदर जवाहरलाल नेहरू, स के अंदर भीमराव अंबेडकर और द के अंदर कृष्णाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। आपने सही किया है तो आपका प्रश्न सही है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। अगला जो प्रश्न था हमारा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है। ए के अंदर था कि सरपंच, ब के अंदर विधायक, स के अंदर सांसद और द के अंदर पार्षद। इसका सही उत्तर था सांसद। आपने क्या किया है, सही किया है या नहीं किया, कमेंट के अंदर जरूर बताना कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। अगला जो प्रश्न था कि निम्न में से पेय फसल है, निम्न में से पेय फसल। ए के अंदर चाय और ब के अंदर मक्का, स के अंदर कपास और द के अंदर पटसन। इसका सही आंसर होगा चाय। चाय एक क्या है? पेय पदार्थ की फसल है, पीने योग्य फसल है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पेय यानी चाय, चाय। 6 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, कौन से दिन राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए के अंदर 1 नवंबर को, ब के अंदर 28 मार्च को, स के अंदर 30 मार्च को और द के अंदर 18 मार्च को। तो इसका सही आंसर होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू हुई थी, कब लागू हुई थी? आपको पता है 2015 के अंदर क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो लागू होती है। तो इसके अंदर ए के अंदर 2016 है, ब के अंदर 2015, 2017 और 2018। तो इसका सही आंसर होगा 2015। अगला प्रश्न है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ का राजा था, कहाँ का शासक था? तो अहुआ का राजा होता है और इसका सही आंसर क्या होगा? अहुआ। तो नीमच का नहीं है, एरनपुरा का भी नहीं है, नसीराबाद का भी नहीं है। इसका सही आंसर द होगा अहुआ। अगला जो प्रश्न, फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है, कहाँ पर फोर्ट ग्लेस्टर कहाँ स्थित है? तो इसका ए के अंदर है पश्चिम बंगाल के अंदर, ब के अंदर है कैलिफोर्निया। तो आप द के अंदर स के अंदर गुजरात और द के अंदर है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। ये प्रश्न लगभग सभी बच्चों का गलत रहा। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर होता है अनुच्छेद 21 के अंदर जीवन जीने का अधिकार का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? स। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित का क्या करना है? मिलान करने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो 1 के अंदर सेरिकल्चर, 2 के अंदर पिसिकल्चर, 3 के अंदर विटिकल्चर और 4 के अंदर हॉर्टिकल्चर। तो इसका सेरिकल्चर से मिलान होता है रेशम उत्पादन से।
सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। पिसिकल्चर है मत्स्य उत्पादन से, और विटिकल्चर है अंगूर की खेती से, और हॉर्टिकल्चर है उद्यान कृषि से। सही आंसर ये रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि रेगिस्तान की पूर्ति करें, किसकी करनी है? रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो मंगल पांडे को फांसी पर सन खालिस्तान में लटका दिया गया। 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो इसके खालिस्तान के अंदर आएगा 1857। दूसरा जो प्रश्न है कि ताराबाई शिंदे ने खालिस्तान नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। स्त्री पुरुष तुलनात्मक जो किताब होती है वो ताराबाई शिंदे द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस खालिस्तान में क्या आएगा? स्त्री पुरुष तुलनात्मक। अगला प्रश्न यानी अगला रेगिस्तान है कि खालिस्तान में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगला जो प्रश्न है यानी 4 नंबर कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश खालिस्तान बना था तो गणतंत्र बना था। कई बच्चों ने लिखा है स्वतंत्र। स्वतंत्र 15 अगस्त को बनता है, 15 अगस्त 1947 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रित कृषि से आप समझते हैं कि मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यानी मिश्रित कृषि का मतलब है आप कृषि कार्यों के साथ साथ चारे की फसल भी उगाएं और साथ साथ चारे की फसल के साथ साथ पशुपालन भी करें। ये सभी जो समूह के अंदर जो कृषि होगी वो क्या होगी? मिश्रित कृषि होगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कोई 2 उदाहरण। 1 नंबर था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और 2 के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 उद्योग लिखे हैं जिन्होंने, उनका सही है आंसर, क्योंकि ये दोनों क्या है? सार्वजनिक उद्योग है। ठीक है, अगला जो प्रश्न कि ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? यानी भारत के अंदर जब ब्रिटिश शासन था तो घूमने वाले जो काश्तकार थे, काम करने वाले, घूम घूम कर जो काम कर रहे थे, उनके सामने कौन कौन सी समस्या आई थी उनके बारे में। कि हर समय उनके पास क्या नहीं था? खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, खाने की जो वस्तुएं होती है वो उनके सामने उपलब्ध नहीं थी। दूसरा जो पॉइंट है कि खेती से अच्छी पैदावार नहीं होने पर भी खेत के अंदर क्या है? अच्छी फसल पैदा नहीं हो रही थी और जिनके निर्धारण पर करों पर कर्ज लेकर भुगतान करना पड़ रहा था। जो कर लग रहे थे वो दूसरों से उधार लेकर चुका रहे थे। ठीक है, ये उनके पास समस्या थी। तीसरी समस्या क्या थी? कि पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिला। जो खेत के अंदर जो फसलें पैदा हो रही थी वो बाजार के अंदर या साहूकार या सेठ को बेच रहे थे, तो उन फसलों का सही से रकम या कीमत नहीं दे रहे थे, तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। 4 नंबर प्रश्न है या 4 नंबर पॉइंट है इनकी समस्या कि कर्ज की ब्याज दरों का ज़्यादा होना आदि। कर्ज की ब्याज है, जो कर्ज ले रहे थे साहूकारों से लोग यानी घुमंतू काश्तकार लोग, उनकी जो ब्याज दर थी बहुत ज़्यादा थी। ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी ब्रिटिश शासनकाल के अंदर भारत के घुमंतू काश्तकारों की। अगला जो प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आता है कि झूम खेती किसे कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती किसे कहा जाता है? कि झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, घूम घूम कर कृषि कार्य करना। देखिए कि इस खेती में जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। इनमें वनों को काटकर या जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद कृषि कार्य होता है और इस प्रकार की कृषि को झूम खेती कहा जाता है। एकदम सिंपल साधारण सी परिभाषा थी। अगला प्रश्न, अंग्रेज किस मार्ग से भारत आए थे? कि अंग्रेज के अंदर भारत लोग किस मार्ग या किस रास्ते से होकर भारत पहुंचे थे? तो वो थे अंग्रेज केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाकर। यानी उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका से चक्कर लगाकर फिर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे थे। यानी अंग्रेज लोग दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे थे। यही जो रास्ता था वो अंग्रेज लोग भारत में इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचे थे। अगला जो प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म को राज्य से अलग रखना या राज्य को धर्म से अलग रखना।
या ऐसे बोलें कि कोई राजकीय धर्म नहीं होना। देखिए इसकी परिभाषा कि धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी राज धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, या ऐसे बोलें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश किसी भी धर्म के व्यक्तियों को ये छूट देता है कि आप अपने धर्म के बारे में किसी भी यानी धर्म के बारे में आपको या विकास कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ये जो प्रक्रिया है ये धर्मनिरपेक्षता है और भारत के अंदर ये धर्मनिरपेक्षता लागू है, तो इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? एकदम सिंपल परिभाषा थी। औपनिवेशीकरण का मतलब होता है एक विकासशील या एक शक्तिशाली देश कमजोर या कम शक्तिशाली देश को क्या करना, दबाना, आधिपत्य करना या उसको गुलाम बनाना और उनकी जो राजनीतिक सांस्कृतिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें बदलाव करने की प्रक्रिया या बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है वो औपनिवेशीकरण होता है। देखो इसकी परिभाषा कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव या बोलें तो मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद तथा रीति रिवाज व तौर तरीकों आदि से बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा थी, आपने ये उत्तर दिया है तो सही है आपका। अगला जो प्रश्न है, विधायिका कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? अगला जो प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कि विधायिका कार्यपालिका से क्या समझते हैं? विधायिका का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करना और कार्यपालिका का मतलब है कानूनों को लागू करना। देखिए एक बार, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, हमारा द्वारा यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायिका के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं? देश के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। और कार्यपालिका के अंदर क्या होता है कि कार्यपालिका के अंदर व्यक्तियों का समूह होता है और वो समूह क्या करता है? कानूनों को लागू करने और शासन को चलाने का कार्य करता है। वो क्या होता है? कार्यपालिका होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर क्यों कहा जाता है? टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर, एक छोटी सी कहानी थी कि टीपू सुल्तान क्या है, अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में घूमने के लिए चला जाता है और वहां उसने एक शेर को देखा और शेर को मारने के लिए उन्होंने अपनी बंदूक चलाई लेकिन नाकाम रही। बंदूक ने भी साथ छोड़ दिया और उसके पास एक चाकू था, खंजर था और वो भी नाकाम रहा, वो भी गिर गया था धरातल पर। तो फिर क्या करता है कि निहत्थे होकर टीपू सुल्तान ने शेर के साथ लड़ाई लड़ी और आखिर में और अचानक उसके हाथ में चाकू आ जाता है और उसको शेर को मार देता है और उसके बाद टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि वो है कि विरसा के बारे में लोगों की क्या धारणा थी या क्या मानते थे? लोग मानते थे ये भगवान का अवतार है, ये भगवान ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए इस व्यक्ति को भेजा है। ये विरसा कहाँ का था? मुंडा एक क्षेत्र है वहां का था। ठीक है, मुंडा जाति का। तो विरसा के बारे में आप बता सकते थे, ये तो सिंपल परिभाषा थी। लेकिन सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाला जो प्रश्न था वो क्या था कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? एक बार फिर देखो कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। ध्यान से देखो इसको कि मानव संसाधन से आशय लोगों की संख्या और उनकी योग्यता से है। मानवीय संसाधनों के द्वारा ही प्रकृति संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव है तथा इसके द्वारा ही और अधिक साधनों का निर्माण प्राकृतिक साधनों से किया जा सकता है, जैसे लोहे से मशीनों, वाहनों आदि का निर्माण करके उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रश्न था बहुत आपको परेशान किया और शायद आपको ऐसा लग रहा था नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया आपने और ये एकदम सिंपल सरल था। अगला जो प्रश्न है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है? परंपरागत क्या होता है? जो पुराने समय से चले आ रहे ऊर्जा के साधन है वो परंपरागत होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है। ठीक है, और ये क्या है? पर्यावरण को नुकसानदायक है। जब इसका हम दोहन करते हैं, जलाने की कार्य करते हैं या उपयोग में लेते हैं तो इनसे धुआं पैदा होता है और धुआं अपने पर्यावरण को क्या करता है? नुकसान करता है, पर्यावरण प्रदूषित करने का माध्यम बनता है। और दूसरी बात इसकी कि ये जो संसाधन है परंपरागत, ये सीमित मात्रा में है। इसका एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि दोबारा उपयोग करेंगे तो इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है, परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लाखों समय पर चली जाती है। इसका निर्माण क्या है? बहुत लंबा समय लगता है इसके निर्माण में। ठीक है, गैर परंपरागत का मतलब है ऐसे संसाधन या ऐसे ऊर्जा के साधन जिनका
उपयोग अभी फिलहाल वर्तमान में ही शुरू हुआ है, वर्तमान में इनका उपयोग प्रारंभ हुआ है। और दूसरी बात इसकी कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तीसरी बात ये कि ये असीमित मात्रा में है, या हम इसको ऐसे बोलें, इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त या पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। ठीक है, अगला प्रश्न कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, कि जब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी उसके परिणाम क्या रहे, क्या प्रभाव पड़ा था। देखो कि राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त जितना हो सका उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे, किसको रोकने के लिए, क्रांति को। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि राजाओं को क्या दे, कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और उपाधियां प्रदान की। दूसरा जो पॉइंट है इसका कि सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था और इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। 3 नंबर पॉइंट है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। 4 नंबर पॉइंट है इसका कि अंग्रेजों ने अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। और 5 नंबर जो पॉइंट था कि क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को क्या कर दिया, हिलाकर रख दिया। इसी प्रकार से ये हमारा एक सामाजिक का जो पेपर था अर्धवार्षिक परीक्षा का रहा, बहुत ही सरल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और अब बात रही कि जो 10वीं 12वीं और 8वीं के जितने भी मॉडल पेपर रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें जहाँ 12वीं क्लास के अंदर, और वहीं हम बात करें 10वीं क्लास के अंदर सामाजिक, और 8वीं क्लास के अंदर सामाजिक के जितने भी मॉडल पेपर होंगे मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार से ये क्लास लगी, अच्छी लगी तो भी बताना है, नहीं लगी तो भी बताना है।